नमस्कार, खेत खलियान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, उद्यानिक फसलों में आम और लीची का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे बिहार में बड़े पैमाने पर इसकी खेती होती है और लीची को लेकर हमारे बिहार की पहचान भी है। मुजफ्फरपुर की लीची देश और दुनिया में विख्यात है। किसान भाइयों, लीची की एक ऐसी फसल है जो कीड़ों और बीमारियों के प्रति बहुत संवेदनशील है। थोड़े दिन की फसल है, अल्पकालिक फसल है। परिपक्व होने के बाद 15-20 दिन ये फसल टिकती ही नहीं है। उसी में किसानों को इस ढंग से खेती करनी है और देखभाल करनी है कि उनको अच्छी आमदनी मिले। आमतौर पर हमारे किसान करते क्या हैं कि वैज्ञानिक विधि नहीं अपनाते हैं और बहुत सारी बातों की जानकारी उनको नहीं है। नतीजा यह होता है कि उनको बहुत बड़ी मात्रा में क्षति उठानी पड़ती है। किसान भाई, आपकी फसल अब तोड़ चुके हैं उसको, और तुराई के उपरांत अपने बाग का प्रबंधन कैसे करेंगे और उसकी देखभाल कैसे करेंगे, इस विषय पर जानकारी दिलाने के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर एस.टी. पांडे जी, जो राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में एक वरीय वैज्ञानिक है। आपका स्वागत है। सबसे पहले तो फसल की तुराई के उपरांत जो देखभाल की बात है या जो भी शस्त्रक्रियाएँ उसमें करनी है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन एक समस्या जो अप्रत्याशित रूप से किसानों के सामने इस बार आई है, वह है कि बहुत बड़ी मात्रा में किसानों की लीची की फसल बर्बाद हुई है। ऐसा देखने में आया है कि लीची में खास करके जो चाइना बहुत मशहूर लीची है और ये आपको शाही दोनों, लेकिन शाही हर साल फलन देती है, चाइना में कभी कभी फलन नहीं भी आता है। चाइना लीची में भी फल गिरने की समस्या बहुत बड़े पैमाने पर हुई है और शाही लीची में भी नई पत्तियां आने की वजह से बहुत से पेड़ खड़े रह गए, उसमें फलियां नहीं लगी। तो अब कारण क्या रहा है इसका, और अगली बार से किसान कैसे इस पर ध्यान देंगे ताकि इस समस्या से इससे छुटकारा उनको मिल सके? देखिए, चूँकि दो प्रश्न आपने किया, दोनों अलग अलग क्षेत्र के प्रश्न हैं। एक तुड़ाई के पहले वाला हो गया, एक तुड़ाई के बाद वाला हो गया। तो जो कीड़े, जो फल गिरने की बात है, अमूमन आज के अगर कुछ दिन पहले का वो देखिए तो नॉर्मल रूप से अगर बारिश नहीं होती है तो शाही का फल गिरता नहीं है, क्योंकि कीड़ा नहीं लगता है। और अब की बार चूंकि निरंतर बारिश हुई है, लगातार बारिश हुई है, कम से कम पूरे फसल काल में 4 से 5 बार बारिश अलग अलग क्षेत्रों में नियमित रूप से हुई है, जिसके कारण किसान भाई कोई 1 बार दवा का छिड़काव किया, कोई 2 बार दवा का छिड़काव किया। इस नाते प्रॉपर रूप से कीड़े का नियंत्रण नहीं हो पाया। इस नाते अगर जैसे भविष्य का अगले साल की बात है तो अगले साल के लिए कम से कम यह रहे कि अगर बारिश होती है तो बारिश के तुरंत बाद दवा का छिड़काव निश्चित रूप से हो, चाहे वो 3 बार या 4 बार वो करना पड़े। अन्यथा कीड़े का जो ये कीड़ा लगता है, जो पिल्लू लगता है, इसका बहुत कम समय में डेवलपमेंट होता है और हमको पता ही नहीं लगता और उसका प्रकोप हो जाता है। इस नाते उसके लिए अगर बारिश होती है, अगर बारिश नहीं होती है तो एक बार जो लौंग के बराबर दाने का है उस समय छिड़काव कर दिए, एक जब लाली की शुरुआत होती है तब छिड़काव कर दीजिए, तो लीची की फसल पे कोई इसका प्रभाव नहीं होगा, कीड़े नहीं लगेंगे। लेकिन अगर बीच में बारिश होती है तो बारिश के तुरंत बाद जो है छिड़काव करना आवश्यक है, वरना जो है वो कीड़े का प्रकोप होगा और फल गिरना शुरू होगा। अब दूसरी बात जो प्रमुख है, जो इस समय की है कि अब हम तुड़ाई कर चुके, उसके बाद बाग का प्रबंधन में क्या क्या चीज़ें करें। इसमें 3 बातें प्रमुख हैं। एक, कटाई और छंटाई। दूसरा, खाद का उपयोग, खाद और उर्वरक जो भी आप डालते हैं। तीसरा जो है उसका समय। 3 बातें प्रमुख है आने वाले समय के लिए कि अगली साल हमारा अच्छा उत्पादन हो। तो जो कटाई छटाई की प्रक्रिया है, हालांकि थोड़ी विलंबित हो गई है, चाइना में तो अभी चलिए समय है, लेकिन शाही के लिए थोड़ी विलंबित है। इस नाते हम यह सलाह नहीं देंगे कि बहुत ज़्यादा कटाई छटाई हो। कटाई छटाई का सही समय जून महीने तक है, जब बारिश की शुरुआत होती है तब तक ही कर लेना चाहिए। लेकिन अब भी जो अनावश्यक डालियाँ हों, जो सूखी डालियाँ हों या रोग ग्रसित डालियाँ हों, उनको तो निश्चित रूप से हटा दें। और जो ऊपर से पौधा है, ऊपर से पौधे का जो मेन सेंट्रल पार्ट है, उसमें लगभग इतनी मोटी या थोड़ी सी मोटी डाली, एक डाली हटा दें, जिससे मुख्य पौधे का क्षेत्र जो है वो खुल जाए, जहाँ से
प्रकाश नियमित रूप से बगीचे में पौधे के पास आता रहे। बहुत सारी चीज़ें, अगर जमीन तक प्रकाश आप 40% 50% पहुँचा ले जाते हैं तो 50% कीड़े और बीमारी की समस्या का वैसे निदान हो जाएगा। और प्रकाश कम होता है, अंधकार ज़्यादा होता है, बहुत घना बगीचा अगर दिखता है तो उसमें ये सब परेशानियाँ और होती। बगीचे में साल भर कुछ न कुछ अगर करते रहिए, बाग का नियमित भ्रमण ही अगर होता रहे तो क्या है, कीड़े का अस्थाई निवास नहीं होता है। नहीं तो फिर बच्चा अंडा सब कुछ बगीचे में ही रहता है, जब उसकी आवश्यकता होती है तब वो। शाही लीची में इस बार नई पत्तियां आ गई हैं और जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा है, और बहुत से पेड़ में फलियां नहीं लगी हैं। एक अप्रत्याशित बात है, आज तक कभी कभी देखने में नहीं ऐसा मिला था। देखिए, चाहे शाही में जनरली ये होता नहीं है, अगर होता है तो कोई न कोई कारण तो होगा, उस कारण के पीछे जाना। हमारे यहाँ जो तुड़ाई होती है, जिस बगीचे में अगर गलत ढंग से तुड़ाई हुई, आप इस डाली को जिसमें फल आता है इसको 10-15 सेंटीमीटर तोड़ने के बजाय जनरली जो पैरोकार के वो बिजनेस उसमें तोड़ते हैं, वो डाली ही पकड़ के, तो अगर ये डाली टूट गई तो इससे जो कल से आएंगे वो अगली साल उसमें मंजर नहीं आएगा। इस नाते सब चीज़ों के साथ बगीचे के एक एक, हम सोचते हैं कि लीची में बस केवल खाद दे दीजिए और पानी दे दीजिए और फूल आया तब बगीचे में जाइए, फल आया अपना तोड़ लीजिए, इसके बाद बगीचे में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। साल भर की उसकी जो प्रक्रिया है, बगीचे में पौधे के साथ जब तक लगे नहीं रहेंगे तब तक अच्छा उत्पादन प्राप्त है। तुड़ाई भी एक बहुत अहम प्रक्रिया है, जिसको बहुत ही समझदारी से, बहुत लगनशीलता से उसकी तुड़ाई होनी चाहिए कि पौधे को नुकसान। व्यापारी अपना लाभ देखता है, अपना, कि एक आदमी 5 पौधा तोड़ देगा, ढंग से तोड़ोगे तो एक पौधे 3 पौधा तोड़ेगा, तो उसके चक्कर में बगीचा बर्बाद न हो। यह प्रक्रिया देखनी चाहिए कि तुड़ाई भी सही ढंग से होना चाहिए, और तुड़ाई के साथ ही कटाई छटाई का कार्यक्रम अगर खत्म हो जाता है तो उससे बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं। अब रही बात की कटाई छटाई और पोषक प्रबंधन, कटाई छटाई की विधि क्या होगी, उसके बारे में कुछ। कटाई छटाई की नॉर्मल विधि, जैसे आप तुड़ाई कर रहे हैं, पौधे की तुड़ाई कर रहे हैं, उसी समय आपके पास अगर जैसे सिकेटियर है, आरी है, वो सब चीज़ें अगर आपके पास हैं तो एक आदमी पीछे पीछे लगा दीजिए। जो डालियाँ, जैसे मंजर है जिसमें फल नहीं आया, उसको व्यापारी नहीं तोड़ेगा। उसको क्या है कि आप अपने, जो आदमी आपका लगा हुआ, वो उसको जो है 10-15 सेंटीमीटर के साथ हटा दे। जो हमको सेंटर ओपनिंग करनी है उसको वो हटा दे, खोल दे। पौधा कहीं बेतरतीब दिख रहा है या डालियाँ एक दूसरे के ऊपर पौधे के सटी हुई हैं, उनको यथासंभव हटा दे। कोई आड़ी तिरछी डाली जो पौधे के अंदर गई हुई है, सूखी डालियां हैं, बीमार डालियां हैं, ग्रसित डालियां हैं, उन सबको जो हटा दे, क्योंकि लीची में अंदर की तरफ फल नहीं आते। तो अंदर का जो जंजाल है उसको कम करके रखना चाहिए। पौधा अंदर से साफ सुथरा खुला होना चाहिए, बाहर की तरफ हमारा ज़्यादा वो हो कि जो उसका वो अच्छा कनापी बने, छत्रक अच्छा हो। अब रही पोषक प्रबंधन की बात, किसान भाई हमारे अक्सर करते हैं क्या, जब भी खाद डालते हैं, चाहे जैविक खाद हो, कंपोस्ट देना हो, चाहे रासायनिक खाद देना हो, छत्रक के नीचे रिंग बनाकर गोला बनाइए और उसमें अंदर से डालकर फिर उसको मिट्टी से बंद कर दीजिए, तब उसके ऊपर उसकी कुड़ाई कीजिए। तो उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। और एक बात और सर, कि पोषक प्रबंधन में खाद की मात्रा, उर्वरक की मात्रा क्या होगी और कंपोस्ट का प्रयोग कैसे करेंगे? जो फल देने वाले पौधे हैं अमूमन 12 साल 15 साल के ऊपर वाले, तो चाहे वो 15 साल का पौधा हो, चाहे 20 साल का, 50 साल का, कोई भी हो, जो फल दे रहा है 15 साल के ऊपर के पौधे, उनमें देने के लिए पहला तो है कि जो मुख्य अपना है कि कितनी उसकी आवश्यकता है। तो जनरली मोटा एकदम क्या कहते हैं वैज्ञानिक, उसमें इतना ग्राम की बात ना हो। मोटी मोटा जो किसान के लिए एक 1 किलो यूरिया, 1 किलो DAP, 1 किलो पोटास, यह अभी की आवश्यकता है, जिसमें चूंकि थोड़ा सा विलंब हो गया है, इस नाते यूरिया की मात्रा को, अगर यही यूरिया की मात्रा, चूंकि मौसम इस साल अच्छा था, जून में अगर हम डाले होते 15 से 20 जून के बीच, तो अब तक जो डाली निकली हुई है, जो शाखाएं नहीं निकली होंगी, उनकी लंबाई अच्छी खासी हो गई होती, क्योंकि उनको वह तत्व प्राप्त हो गया होता। अब जो निकलना था वो तो निकल गई, उनमें अब केवल अगर यूरिया की थोड़ी कम भी मात्रा रहेगी तो उसमें उनका विकास
ढंग से हो जाएगा उसका। इस नाते उस जो जुलाई महीने में विकास होता है यही अगली साल फरवरी के लिए कामयाब होता है। अगर यह नई डालियों का विकास अगर यहाँ नहीं ढंग से हुआ तो वह 3-4 बार में थोड़ा थोड़ा बढ़ती रहेगी, और वही जो कहते हैं ना, आपको नया कलसा मार दिया, नवंबर में भी मार देगा, दिसंबर में भी मार देगा, जनवरी में भी थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा। लेकिन जिनकी ग्रोथ अगर जुलाई महीने में 30-35 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर की हो गई जुलाई अगस्त में, उनमें जो है नए कलसे आने की संभावना कम होती है। इस नाते ये खाद की मात्रा 1 किलो यूरिया, तो यूरिया भी चूंकि थोड़ा विलंबित हो गया है, इस नाते 750 ग्राम का ही उपयोग करें। और अगर जून में उपयोग करें तो 1 केजी का उपयोग करें, चूंकि अब थोड़ा जुलाई का महीना आ गया है। तो यहाँ मान लीजिए आपने फर्टिलाइजर डाला बहुत तेज, अगर बारिश हो गई तो बहुत सारा बह जाएगा, उसका सदुपयोग नहीं हो पाएगा। इस नाते हम 750 ग्राम ही यूरिया का उपयोग करें। जो बचा हुआ आधा किलो का है उपयोग हम जब फल लगेगा नेक्स्ट ईयर उस समय करेंगे, ज़्यादा उपयोगी उसका होगा। इसके अलावा गोबर की खाद बहुत आवश्यक है, जो हम परंपरा से हटते जा रहे हैं। 60 से 80 किलो गोबर की खाद, अगर ये मान लीजिए आप वर्मी कंपोस्ट, बिहार में बहुत अच्छी उत्पादन वर्मी कंपोस्ट का है जनरली किसानों के पास, अगर गोबर की खाद नहीं है वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं तो 15 से 20 किलो वर्मी कंपोस्ट अगर यूज कर रहे हैं तो गोबर की खाद की आवश्यकता को हम कम कर सकते हैं। और 2.5 से 3 किलो जो है वो नीम की खली, जिससे वो गरार वगैरह जो लगती हैं, तो न्यूट्रिशन का भी काम करता है, ज़मीन के लिए लाभदायक होता है, साथ ही गरार वगैरह का प्रकोप कम होता है। अब बात आई कि देने का क्या तरीका क्या होना चाहिए कि जिससे हम जो भोजन दे रहे हैं उसका सदुपयोग हो। जनरली लोग होते हैं तने से 1 मीटर, ऐसा नहीं है। जो बाहर का छत्रक है पौधे का, जो बाहरी जहाँ तक पौधे का फैलाव है, उस छत्रक से 1.5 मीटर, लगभग 3 से 3.5 3-4 फीट अंदर रिंग बनाई जाए, तो उससे क्या होता है कि 1-1.5 मीटर बाहर की तरफ, 1-1.5 मीटर अंदर की तरफ, यहीं पर भोजन उठाने वाली जड़ें रहती हैं। तो अगर हम छत्रक से 1-1.5 मीटर अंदर रिंग बना के फर्टिलाइजर देंगे तो हमारा पूरे जो खाने वाली जड़ें हैं, उठाने वाली, पानी सोखने वाले, शोषण करने वाली जड़ें हैं, उनमें जो फर्टिलाइजर आप दे रहे हैं उसका मैक्सिमम सदुपयोग होगा। अगर यही और बाहर की तरफ जाएंगे तो पानी के साथ जो है, जो छत्रक है उसके बाहर फर्टिलाइजर चली जाएगी, वो आपके पौधे को उपयोग नहीं होगी। अब अगर और नज़दीक पौधे के आ जाएंगे, तने के पास आ जाएंगे, तो तने के पास आ जाएंगे तो हम मोटी मोटी जड़ें होती हैं जो सपोर्ट के लिए होती हैं, वो भोजन उठाने वाली नहीं होती। इस नाते वहाँ आपको उसका लाभ नहीं मिल पाए। इस नाते सही स्थान पर, सही मात्रा, सही समय से अगर फर्टिलाइजर का हम उपयोग करते हैं, उर्वरकों का उपयोग करते हैं, तो उसका लाभ भी हमको प्राप्त होता है। अगर सही समय पर उपयोग नहीं किया तो उसका लाभ भी हमको कम ही प्राप्त होगा। आप कृषि वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि लीची के बाग में हर महीने कुछ न कुछ करते रहना है, और पोषक प्रबंधन से लेकर और बहुत सारी बातें हैं जो हर महीने का अलग अलग कृषि कार्य है, उसके बारे में कुछ बतलाएं। देखिए, जैसे फल देने वाले बगीचे हैं, तो आप अगर फरवरी मार्च से शुरू करते हैं तो फरवरी मार्च से फल निकलना, वो फूल निकलना शुरू होता है। उस समय क्या है, मधुमक्खी का बक्सा रखने का समय होता है, फिर दाना लग गया, पानी देने का, खाद देने का, फल के बढ़ने का, छिड़काव का, बीमारियों का, सबके प्रबंधन का समय। जून महीना हो गया, मई जून में तुड़ाई का महीना हो गया, उसके लिए आपको कार्यक्रम करना। जुलाई 15 जून से और 15 जुलाई के भीतर आपको कटाई छटाई और फर्टिलाइजर का टाइम हो गया। इसके बाद बारिश भर बगीचे में पता चला अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो पानी निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छा उसका होना चाहिए। अगर कीड़े का प्रभाव है तो एक आध इंसेक्टिसाइड का छिड़काव होना चाहिए उसका। वो अगस्त महीने में उसका जो आप क्या कहते हैं ना, ओल, हल्दी और ये जो बाग फल देने वाले बाग हैं, अगर देखिए तो उसमें बिहार में ओल, हल्दी और जो अदरक, तो अदरक में थोड़ी सी बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा है। इस नाते जनरली जो है हल्दी और ओल, दो चीज़ की खेती बहुत बढ़िया जो है वो बिहार में फल देने वाले
उसमें वृक्षों में माने बागों में बहुत अच्छी होती। तो अगर ये साल भर तो यही जमीन में रहती है, अपने बगीचे में रहती है, इनके बारे में भी कब लगाना है, कब इनमें खाद देना है, कब खुदाई करना है, इनकी भी परीक्षा करनी। इसके बाद जब बारिश खत्म होती है तो पुचारा करना है बगीचे में। तो साल भर अगर प्रक्रिया लगे रहते हैं तो बगीचे में भी बताया ना आपको, कीड़े बीमारी का पराश्रय ही नहीं हो पाता। वही सबसे बड़ा एक लाभ है हम लोगों का। अब रही कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसकी मात्रा और कौन कौन सी दवा जो लीची के लिए ज़्यादा कारगर है उसके बारे में कुछ बतलाएं। देखिए, दवा का उपयोग कहाँ कहाँ उसका वो होता है। दवा का उपयोग 2-3 जगह ही इसकी ज़रूरत उसकी होती है। एक सितंबर महीने में, जैसे बारिश खत्म होगी तैसे सितंबर महीने में वो लूपर वगैरह और ये जो कीड़े जो आपका फ्रूट बोरर है जो फरवरी महीने मार्च में, तो वो साल भर कहाँ रहेगा, वहाँ तो फल खाता है। तो साल भर इसी बगीचे में कहीं अपना पराश्रय ढूंढे रहता है जहाँ अपना जीवन यापन करता है। तो अगर सितंबर महीने में एक दवा का इंसेक्टिसाइड का छिड़काव निश्चित रूप से करना चाहिए। उसमें जैसे लेमडासाइलोथीन है, थियाक्लोपिड है, साइपरमेथ्रिन है, इसमें से कोई दवा जो है उसका उपयोग अब थियाक्लोपिड या उसका वो लेमडासाइलोथीन का अगर छिड़काव कर रहे हैं तो ये 0.75 ml दवा का, साइपरमेथ्रिन भी उतने ही मात्रा का, इसका छिड़काव जो है एक उसका वो कर दिया है। अगर आप फल के लिए यही दवा का उपयोग कर रहे हैं, जब फल लौंग के टाइप के बराबर का दाने का होता है उस समय तो ये अगली साल अब जरूरत पड़ेगी और उसका उस समय जो है वही 0.5 से 0.7, अगर दोनों दवा मिला के कर रहे हैं तो 0.5 और अगर अलग उसका कर रहे हैं तो 1 ml दवा का छिड़काव। तो कीड़े मारने वाली दवा का तो अब बहुत जरूरत नहीं, सितंबर महीने में जरूरत पड़ेगी, फिर अगली साल जो उसकी जरूरत पड़ेगी। बाकी हमारी संस्थान की वेबसाइट पर हम लोगों के फ़ोन नंबर के माध्यम से किसी को अगर उसकी जानकारी, जब भी किसी बगीचे उसमें जानकारी, तो हम लोग सहज उपलब्ध है, हम लोगों से डायरेक्ट फ़ोन के माध्यम से और उसके माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे उसके उन सब माध्यमों से भी जानकारी हासिल की जा सकती है। एक और समस्या है कि जब मंजर लग जाते हैं और उसमें मधुमक्खियाँ जब बैठने लगती हैं, बहुत से किसान बड़ी मात्रा में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब मधुमक्खी का है तो टाइम पास हो चुका, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए अभी फिर कार्यक्रम होगा तो अगली बार के लिए उपयोगी उसका वो होगा। देखिए, बाकी चीज़ों में या जो भी फलदार वृक्ष हैं, जहाँ भी जिस समय फूल निकलता है उस समय परागण की प्रक्रिया होती। बाकी में तो चलिए छिड़काव कर दिया, आप परागण वाले जो कीट हैं वो चले गए, फिर 2-4 दिन बाद वापस आ गए। यहाँ क्या है, मधुमक्खी जाती है तो मधु इकट्ठा करती है। हमारे इसके बाई प्रोडक्ट भी हैं। अगर उस समय दवा का छिड़काव होता है तो 2 नुकसान होता है। एक कि अगर मधुमक्खी के ऊपर दवा पड़ी तो मधुमक्खी मर जाएगी। दूसरा, मान लीजिए मधुमक्खी के ऊपर नहीं पड़ा, फूल के ऊपर ही दवा है, तो अगर मधुमक्खी उसको इकट्ठा करेगी तो वो दवा का असर मधु में भी जा सकता है। इस नाते जिस समय मंजर निकलता है, जिस समय मंजर शुरू होता है, उससे लेके दाना लगने तक के समय तक लीची के बागान में किसी भी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड या बीमारी के लिए किसी दवा का छिड़काव ना करें। अच्छा, अब एक बात, हार्मोन का प्रयोग, प्लानोफिक्स वगैरह के छिड़काव की सलाह आप लोग देते हैं, और एक बात और उसमें आप कहते हैं कि उसकी मात्रा निश्चित होनी चाहिए, आवश्यकता से अधिक दीजिएगा तो भी फल गिर जाएगा और कम दीजिएगा तो भी फल गिर जाएगा। तो उसका क्या महत्व है और उसकी विधि क्या होगी? देखिए, लीची के बागान या आम के बागान में इसकी है कि फल बहुत मात्रा में गिरते हैं, तो कुछ तो ऐसा है कि नेचुरल प्रक्रिया है, जितना फल लगता है अगर उतना टिक जाए तो पौधा ही टूट जाएगा। इस नाते वह प्रक्रिया है, जितने फल लगते हैं उसमें उतनी सारी, आम का है 0.1%, 0.01%, इतना का ही केवल सेटिंग जितना होती है उतने परिपक्वता तक जाती है। उसी तरह लीची में भी है, जो जिसमें परागण की क्रिया से लेकर नीचे तक पूरा कार्यक्रम कंप्लीट नहीं होता, वो फल थोड़ा बढ़ने के बाद गिर जाता है। जो पूर्ण रूप से डेवलप होता है उन्हीं को आगे विकसित होने का समय, तो जितना बचा है उसको बचाने की जरूरत है, उतना सफिशिएंट है। उसके लिए जो हम ये
जैसे प्लेनोफिक्स या ऑक्सिन का जो छिड़काव करते हैं, उसमें है कि अगर हम नॉर्मल रूप से खाद देते हैं, नॉर्मल रूप से उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, नॉर्मल रूप से सिंचाई का प्रयोग करते हैं, बगीचे से हमारी जो पत्ती गिरती है या घास फूस का जो काट के हम रखते हैं वो बाहर नहीं जाता। जैसे जनरली बिहार में अब तो थोड़ा गैस वैस का सुविधा, उज्ज्वला योजना के कारण थोड़ा सा, अब मैं 2 साल से देख रहा हूँ पत्तियाँ जो हैं बाहरने का कार्यक्रम कम हो गया है। वह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर पत्तियां ही केवल आपके बगीचे में रहती हैं तो नाइट्रोजन को छोड़कर 25-30% हम तत्वों का बचत कर सकते हैं। फास्फोरस, पोटास, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, इन सब की किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल पत्तियां अगर बगीचे से बाहर न जाएं, जितना हम तुड़ाई हमारी होती है वो उसी बगीचे में सड़ें और पौधे को उसका उपयोग, पौधा अपने लिए जो भोजन बनाता है उसमें इन सब चीज़ों का समावेश होता है, वही बचा हुआ फिर उनको उपलब्ध हो जाए। लेकिन जहाँ तक अगर बाहर से हमको प्रयोग करना है तो जैसे लीची में है, प्लेनोफिक्स का 4 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में, थोड़ा स्टिकर का उपयोग जरूर करें जिससे वो फल पर चिपके, रुके। उसका नाजल जो उपयोग कर रहे हैं वो फॉगी टाइप की नाजल हो, जिससे पूरा एकदम फुहारा टाइप का। अगर उसकी बूंदें बड़ी हैं तो जिस फल से फल नाजुक होता है उस समय उस फल से टकराएगा अगर उसका, तो कुछ फल तो उसके प्रभाव से गिर जाएंगे और कुछ में वो अगर बड़ी बूंदों का निशान फोर्स का अगर पड़ता है तो कुछ दिन बाद फल गिर जाएगा। दवा का छिड़काव कर रहे हैं चाहे किसी केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं, जो आप स्प्रेयर यूज कर रहे हैं उसके नाजिल बहुत ही सॉफ्ट फॉगिंग का वो करे, तभी आपको उसका लाभ मिल सकेगा। मात्रा सही हो और प्लेनोफिक्स भी सही जगह से खरीदा गया हो, विश्वसनीय दुकानों का, तभी आप उसका उपयोग सही लाभ ले सकते हैं। एक समस्या है फल का फटना। सुहागे का प्रयोग जो बोरेक्स वगैरह का इस्तेमाल करने की बात करते हैं, क्या महत्व है उसका, उसकी विधि क्या होगी और कब उसका इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए उसके लिए उसका भी वो, देखिए लीची में मार्च लास्ट से और मई फर्स्ट वीक, यह 40 दिन में ही पूरी प्रक्रिया है। पानी की शुरुआत, पहला एक दाना जब लगता है, जो वो दाने की मैं बात कर रहा हूँ, लौंग के टाइप का जो दाना है, वहीं पर पहली पानी की शुरुआत होती है, वहीं से पानी की शुरुआत करनी है आपको। खाद वहीं जो बचा हुआ बोल रहे हैं, कभी अब जून में या जुलाई में दे रहे हैं, यहाँ से जो 1/3 बची है वो वहाँ उपयोग करना है। पानी दिया, खाद दिया, बोरान का स्प्रे किया, एक इंसेक्टिसाइड दिया और एक ये जो आपका प्लेनोफिक्स का, 5 कार्यक्रम है जो वहाँ संपन्न होते हैं। लीची के बगीचे का 60% कार्यक्रम वहीं संपन्न होता है। मधुमक्खी और मधु 2 चीज उसके पहले की प्रक्रिया की, तो 60% 70% कार्यक्रम हमारा वहीं। बोरान का जो उपयोग है फल फटने का, यह दवा नहीं है कि जो फटने को नियंत्रित करता है, बोरान वो नहीं, बोरान फटने की प्रक्रिया को कम करने में सहायक होता है। वो जो अपना छिलका है उसको थोड़ा इलास्टिसिटी बनाता है उसकी, कि जिससे सिकुड़ने फैलने की प्रक्रिया में थोड़ी मदद मिले और कम फल। अब देखिए इस साल मौसम अच्छा रहा, टेम्परेचर 37-38-40 के नीचे ही बना रहा, इस साल फटन नहीं हुआ। दूसरी समस्या हुई लेकिन फटने की नहीं हुई। तो वैसे अगर है कि वो समस्या आती है, हमारा बहुत टेम्परेचर अगर हाई है तो उस समय केवल मॉइस्चर बनाए रखने की जरूरत है। पत्तियों का संरक्षण हो, घास फूस जो बगीचे में उसको काट के वहाँ बिछा दीजिए। तो क्या है कि जो पानी आज दे रहे हैं, अगर खुला मैदान है तो नेक्स्ट डे आपको बगीचे में पानी नहीं दिखेगा, लेकिन अगर मल्चिंग बिछावन अगर उस पर हो, पत्तियां हैं आपकी, घास फूस ही काट के आपने डाल दिया है, तो वो पानी 3 दिन टिकेगा, 3 दिन नमी आपको दिखेगी। जो 6 सिंचाई 5 सिंचाई उसको 4 सिंचाई में आप काम चला सकते हैं और नमी भी बनी रह सकती है। लीची में बीमारियां तो बहुत ज़्यादा नहीं लगती हैं, कुछ जाला वगैरह तना छेदक और कीड़े का प्रकोप जो होता है जी, और ख़ास करके शाही लीची में कीड़े जल्दी आ जाते हैं उससे। हाँ, तो उससे बचाव के लिए किसान क्या करें? अगर मौसम अगर थोड़ा सूखा मौसम, शाही की अगर मौसम सूखा है, अगर बारिश उस दौरान नहीं हो रही है, मतलब अपने फलन के दौरान, फल लगने से पकने तक, तो शाही में कीड़े का प्रकोप कम होता है। प्रकोप तभी होगा जब बारिश होगी। चाइना जो है चूंकि 1 न 2 बारिश का वो करती है सामना, इस नाते उसमें प्रकोप ज़्यादा होता है, चाइना में ज़्यादा होता है, शाही में
कम होता, लेकिन अगर पानी बरस गया तो प्रकोप शाही में भी बढ़ जाता है। तो इस नाते उसके लिए जो मैंने बताया आपको, इंसेक्टिसाइड एक फल लगने पर और एक लाली शुरू होने पर 2 बार तो निश्चित रूप से करना है, बाकी बारिश होती है तो करना है। अब कुछ लीची के नए प्रभेद, चाइना और शाही की खेती तो हमारे किसान करते ही आ रहे हैं, और रोज सेंटर और कौन कौन, लेकिन कुछ आपके यहाँ से भी नई किस्में निकली हैं। हमारे यहाँ से जो है वो 3 किस्में जो हैं वो लीची की, और एक जो है वो लांगन की वो निकले। तो लांगन तो अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन जो हमारी तीनों वेराइटी गंडकी संपदा, गंडकी लालिमा, गंडकी योगिता, ये 3 वेराइटी हैं। इनका भी बड़े स्तर पर वो क्या कहते हैं प्रचार प्रसार तो अभी नहीं हुआ, लेकिन शुरुआत इनकी हो गई है, पौधे तैयार हो रहे हैं, और धीरे धीरे जो है इनको जो नए बाग लग रहे हैं, शाही और शाही हमारी धरोहर है, शाही उसी के कंपैरिजन की वेराइटीज़ हैं। तो लेकिन ये तो सलाह नहीं होगी कि शाही हटाइए और नई वैरायटी लगाइए, लेकिन जो बगीचे नए लग रहे हैं उसमें चूंकि इसमें कोई पहले पकने वाली है, कोई बड़े साइज के फल वाली है, कोई लेट पकने वाली है, तो जो लोग नए बगीचे लगा रहे हैं उनको हम लोग जो है उनमें इनका समावेश कर रहे हैं, जिससे उसका लंबे बाजार की अवधि का लाभ मिल सके, अच्छे बड़े फल का लाभ मिल सके, जो आगे आने वाले उसमें इंडस्ट्रीज और उन सब चीज़ों के लिए सहायक हो, पल्प की रेपो वगैरह अच्छी हो पल्प की। आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे दूरदर्शन को सहयोग किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, एक विद्वान कृषि वैज्ञानिक से आपको वैज्ञानिक विधि से अपने लीची की फसल की देखभाल कैसे करेंगे इस विषय पर जानकारी दिलाने का प्रयास किया है। हम आशा करते हैं कि इनके द्वारा जो दी गई जानकारी है निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक साबित होगी। हमारे खेत खलिहान कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, तो मिलते हैं अपने अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ। हमें दीजिए अनुमति, और आपको भी धन्यवाद, हमारे जो आए हैं विशेषज्ञ महोदय इनको भी धन्यवाद। मिलते हैं कृषि